अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अखबार। ख़वातीन हज़रात, आज की 3 अहम डेवलपमेंट ये हैं कि IMF से हमारा मुआहिदा हो चुका है, हम फिर कर्जा लेने जा रहे हैं। दूसरी, जो बाजवा साहब ने बयान दिया है कि अगर इमरान खान हुकूमत में रहता और PTI वाले ये मुल्क के लिए ख़तरा बन गए थे। और तीसरी फाइनल और सबसे अहम बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना है। बात करें अगर IMF के कर्जे की, तो IMF ने हमें इमरान खान साहब की हुकूमत से एक हमारा उनके साथ डील हुई थी, 6.5 अरब रुपए का उन्होंने हमें 3 सालों के अंदर कर्ज देना था। तो वो उनकी 2 किस्तें उन्होंने हमें पहले दे चुकी थी $2 बिलियन की, और ये तीसरी का रिव्यू चल रहा था। यानी $1 बिलियन इमरान खान साहब को दी गई थी और दूसरी किस्त फिर मुफ्ता इस्माइल साहब को दी गई, और तीसरी का ये यहाँ पे आके रिव्यू चल रहा है। और ये रिव्यू कामयाबी से हो गया। पाकिस्तान को IMF की तरफ से $1 बिलियन से जायद की रकम दी जाएगी। लेकिन IMF ने पूछा ये है कि क्या आपको दूसरे ममालिक भी देंगे, कि आपको चीन भी देगा, सऊदी अरेबिया भी देगा, जो आपके दोस्त ममालिक हैं, वर्ल्ड बैंक भी कर्जा देगा। यकीनन उसकी यकीन दहानी करवाई होगी जो हमारे वजीर खजाना है, और इन सब ने कोई स्ट्रेटजी उनको दी होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हर बार IMF के पास जाना क्यों पड़ता है, और उनकी शिकायत सख्त से सख्त क्यों हो जाती हैं। वो ये नहीं कहते कि आप जाएं और टैक्स थोप दें अपने तमाम की तमाम आवाम के ऊपर। इसमें टेक्निकल बात आपको समझाने की जरूरत है। टेक्निकल बात यह है कि वो कहते हैं कि जो आपका बिजली का खसारा हो गया, यानी वो कहते हैं कि आप यूनिट के ऊपर बिजली बढ़ाएं, तो वो साथ में ये भी ऑप्शन देते हैं कि जो 600 अरब का 700 अरब का आपका बिजली के ऊपर खसारा हो रहा है, यानी आप जो डेफिसिट में जा रहे हैं, उसको बराबर करें। यानी अपना जो आपका खसारा है उसको कम करें, उसे सिफर पे लाएं। वो कैसे कम कर सकते हैं? हर बार आपकी बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट आ जाती है। वो उसी खसारे को कम करने के लिए हर साल के बाद आपका हर 3 महीने के बाद फ्यूल एडजस्टमेंट आती है। जो बिजली चोरी हो रही होती है असल में, यानी हमारे पास 60,000 यूनिट है पूरे मुल्क की, 30,000 यूनिट है हमारे पूरे मुल्क के अंदर जो मतलूब है, उसके अंदर 24,000 यूनिट हम पूरे मुल्क को दे रहे हैं। उसके अंदर जो बिल देते हैं लोग, या जो हमारे मीटर्स जो ये चीजें लगी हुई हैं, यानी जो जिसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है और जो लीगली पैसा जिसका आ रहा है हुकूमत को, वो उनमें से 18,000 यूनिट्स का आता है। और बाकी जो 6 से 7,000 यूनिट्स हैं वो इस्तेमाल तो हो रही है बिजली, लेकिन वो हम खसारे में जा रहे हैं, उनका रेवेन्यू हमको नहीं आता। और उल्टा हम वो 6 से 7,000 यूनिट या तो कहीं लाइंस में वो बिजली ज़ाया हो जाती है, या फिर लोग चोरी करते हैं। अब IMF ये कहता है कि आप या बिजली चोरी को रोकें और अपना खसारा नीचे लाएं, या फिर अपने लोगों पे टैक्स लगाएं। दो वो चॉइसेस देता है, और इन दोनों चॉइसेस में से किसी एक को मानना पड़ता है। और हमारी हुकूमत क्या करती है, जो भी आता है वो सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि ठीक है, 1-2 रुपए बिजली की यूनिट या 4-5 रुपए बिजली की यूनिट बढ़ानी है, बढ़ा दो। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। और सेम इस मरतबा भी यही किया है इन्होंने। असद उमर जब आए थे तो उनके ऊपर यकीन था कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनको हटा दिया गया। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और सेम मुफ्ता इस्माइल साहब के साथ ऐसा हुआ। अब IMF का मुआहिदा हो चुका है, दोबारा खुल चुका है, हमें वो डॉलर्स मिल जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ $1 अरब वो दे रहे हैं। बाकी तमाम ममालिक से भी हमें कुछ मिल गए तो 5 से 6 या $10 अरब तक आ जाएंगे। लेकिन इस साल के अंदर हमें चाहिए $22 अरब, 1-2 नहीं, $22 अरब रुपए चाहिए हमें, जो हमने अपने कर्जे देने हैं, हमने जो इंपोर्ट बाहर से चीजें करनी है। और अगले 3 सालों में हमें $72 अरब चाहिए। यानी कोई भी अगली हुकूमत आ जाए, हमें IMF में जाना जरूर पड़ेगा। अब दूसरी बात करते हैं जो कही गई बाजवा साहब की तरफ से कि PTI पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो गई थी। PTI पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो गई थी, लेकिन बाजवा साहब को समझाने की, जनरल साहब को समझाने की ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो असद उमर जिस वक्त वो काम कर रहा था और उसने IMF में जाने से मना कर दिया था, और वो ये कह रहे थे
कि मैं प्राइवेटाइजेशन करूंगा। उसके पास एक प्लान था। असद उमर जब आए थे उनके पास एक प्लान था, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने वाले थे। कंपनीज को ये जितनी खसारा दे रही थी एक फुल रिफॉर्म करने वाले थे, लेकिन उनको हटवा दिया गया और हफीज शेख को लाया गया। अगर असद उमर होते इस वक्त वो वजीर खजाना, तो हमारे ये जो जितनी भी ये जो काली भेड़ें बैठी हुई है ना अंदर, ये खाने वाली, ये खत्म हो जाती। वापडा देखो, उसके ऊपर कोई जनरल या कोई भी बड़ी सीट जो एक पड़ी होती है उसके ऊपर कोई बैठा होगा, पीआईए के ऊपर कोई एक वजीर बैठा होगा, स्टील मिल के ऊपर कोई एक वजीर बैठा होगा, यानी बड़ी सीटों के ऊपर कोई एक बैठा होगा। वो नीचे से अपनी सारी उसकी कंट्रोल होगा उसके पास, और वो उससे कुछ ना कुछ हासिल जरूर कर रहा होगा। इन चीजों का खत्म करने के लिए असद उमर आए और फिर अब जाके मुफ्ती इस्माइल आए। लेकिन ये दो ऐसे आदमी थे जो हमारे पाकिस्तान को सही किस्म के रिफॉर्म्स कर सकते थे। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने असद उमर को इसलिए हटवाया कि नहीं, आपने आईएमएफ में जाना ही जाना है, हर सूरत जाना है। तो इसलिए हफीज शेख को लाया गया और अब की बारी मुफ्ती इस्माइल साहब को हटाया नहीं गया, लेकिन उनकी पार्टी उन्होंने खुद हटा दिया, क्योंकि उनके पास एक तजर्बाकार और एक बहुत बड़े जीरक माहिर मुआशियात थे जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और फिर जहां तक सवाल रह गया कि पीटीआई मुल्क के लिए, वो उन्होंने बहुत लंबी एक तफसील दी हुई थी कि कैसे हमारा मुल्क नीचे जा रहा था, रिजर्व गिरना शुरू हो गए थे, एकदम से गिरना शुरू हो गए थे। और ये सब कुछ ये जरूर हो रहा था कि शौकत तरीन साहब आई ही इसलिए थे कि क्योंकि इमरान खान साहब को कहा गया था कि आप अगला इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, आप मुझे ले आए, मैं आपको इकानमी भी ठीक करके दूंगा और आप इंशाल्लाह अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। इसलिए उनको लाया गया, लेकिन वो काम न दिखा सके और शौकत तरीन को इमरान खान साहब भेजते रहे उनके पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास, बताने के लिए कि इकानमी की इस वक्त ये हालात हैं। 12वें महीने के अंदर हमारे पास जो अक्टूबर का महीना था, उस वक्त हमारे पास कम से कम $30 बिलियन के हमारे पास रिजर्व थे, जिसमें से $7 बिलियन निकाल दें तो हमारे पास पीछे $23 बिलियन बनते हैं। $23 बिलियन के हमारे अपने रिजर्व थे, $7 बिलियन के रिजर्व जो थे वो थे हमारे दोस्त ममालिक के। तो यकदम से 12वें जो हमारा दिसंबर का महीना था उसके अंदर रिजर्व गिरे, इसलिए गिरे क्योंकि कुछ कर्जों की अकसात देनी थी, कुछ कर्जों की किस्तें दी, बाहर से इंपोर्ट की चीजें, इस वजह से तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए यकदम गिरे। लेकिन उसके बाद फिर थम गया और अप्रैल तक $16 बिलियन थे। यानी अगर आप देखें अक्टूबर से लेके अप्रैल तक हमारे तकरीबन कोई 5 से 6 बिलियन ही कम हुए होंगे। लेकिन उसके बाद जब ये हुकूमत आई, डॉन न्यूज में एक आर्टिकल छपा कि $5 बिलियन का इन्होंने कर्ज लिया है। वो $5 बिलियन का वो कर्ज किधर गया, और जो ये $16 बिलियन थे ये किधर गए, कहां पे गए? $3 बिलियन रह चुके हैं, वो भी हमारे अपने नहीं है। और ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने $20 बिलियन का कर्ज लिया है। तो $7 बिलियन तो हमारे फॉरेन रिजर्व में पड़े थे जब आप आए थे, उसमें $2 बिलियन हमारे सऊदीया के थे, $2 बिलियन हमारे इसके थे यूएई के थे, और $3 बिलियन हमारे चाइना के थे। तो ये तो $7 बिलियन तो वो कर्ज था जो कि आपके बैंक के अंदर पड़ा हुआ था, जिसको आपने हाथ नहीं लगाना था, लेकिन उसको इस्तेमाल कर लिया आपने और वो भी कर्ज में शामिल हो गया। अब तीसरी बात है इलेक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज थी, हर तरफ चल रहा था कि इलेक्शन ना भी होए, 90 दिन के अंदर ना किया जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। और तो पूरी एक पिक्चर खींच के हुकूमत ने, क्योंकि हुकूमत इलेक्शन में जाने ही नहीं चाहती, अवाम हम है, हमें हक है कि हम किसको वोट दें, किसको लाएं, किसको ना लाएं, पैसा हमारा है। फिक्र उनको हो रही है जो जिनको बिल्कुल फिक्र है ही नहीं, और फिक्र उनको हो रही है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि आईएमएफ का डेलीगेशन बैठा हुआ है मुज़ाकरात करने के लिए, और यहां से 7 रुकनी काबीना और बढ़ा दी है, यानी 83 अफराद की काबीना बना दिया आपने, इतनी बड़ी काबीना बना दिया आपने, और आप नेगोशिएशन कर रहे हैं आईएमएफ के साथ। ये हालात हैं आपके, ये वो आपको कह रहे हैं आप अपना खर्चा कम करें, आपकी काबीना इतनी बढ़ गई है, और आप कह रहे हैं कि हम तनख्वाहों में कट करेंगे और यहां से कट करेंगे, इनका ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जो कम करने की चीजें हैं वहां पे आपने कम करनी नहीं है। कुछ 40 से ज्यादा तो जो वजारतें हैं उनका तो पोर्टफोलियो ही कोई नहीं है। 15
से 20 वजारतें, ये भी ज़्यादा हैं। मेन वजारत माशियात, तिजारत की, और इसके अलावा वजीर दिफा हो गया, और ये कोई 8 से 9 10 वजारतें, यहाँ तक बस ख़त्म। इससे आगे कोई वजारत नहीं होनी चाहिए। ये पता नहीं कौन कौन सी वजारतें हैं। कोई मवासलात की अपनी वजारत बनी हुई है, मवासलात की काम करने दे, आप डिपार्टमेंट्स बनाए, आपके पास NHA है, आपके पास जो भी है सारे ठीक है। NHA का जो भी आपका हेड है उसके अंदर सारे काम करें। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज उसके अंदर काम करें, उसका एक हेड बना दें। जब आप सियासियों को इदारों के ऊपर हेड लगाएंगे, वो हमेशा अपने बारे में पहले सोचेंगे और दूसरे के बारे में बाद में बात करेंगे। सेम PIA के ऊपर आप एक सियासी वजीर बैठा देते हैं। मुल्क के अंदर 5 से 6 प्राइवेट एयरलाइंस हैं। एयर ब्लू का आप मवाजना कर लें, एयर ब्लू भी वहां पे चलती है, पाकिस्तान के अंदर ही उन्हीं रूट्स पे चलती है। साथ में हमारी PIA है, उन्हीं रूट्स पे चलती है, बाहर भी जाती है, अमेरिका भी जाती है, यूरोप भी जाती है, उससे ज्यादा ट्रेवल करती है। लेकिन क्या है, एक कंपनी वो ऊपर जा रही है और एक PIA है वो नीचे से नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। सरकारी समझ के सब खा रहे हैं, उन्हें पता है कि सरकार ने पैसा देना है। प्राइवेट कंपनी होती है तो ऊपर से डंडा देते हैं वो कि हमें ये प्रॉफिट और ये ऑडिट ये पूरा करके देना है आपने जो इस साल के अंदर है। और क्योंकि सरकारी कंपनी है, किसी ने नहीं पूछना, सरकार ने तनख्वाहें, पेंशनें सब कुछ डाल देनी है, आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होना, इसलिए आप बरी ज़िम्मा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि वो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, और ये बेहतरीन अमल है क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हिजान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इमरान खान साहब टेबल पे बैठने जा नहीं रहे, और हुकूमत जो कि अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खो चुकी है, अवाम साथ है या नहीं है। आप ये देखें कि मुल्क जा कहाँ तक चुका है। अगर इमरान खान साहब होते जिस पॉलिसी उनकी गलत थी, जो भी थी, वो कहीं ना कहीं मुल्क की एक सिमत होती, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता। आपने मुल्क का आके भट्ठा बैठा दिया है, और अब आप कहते हैं कि ये पिछले की गलती है, तो उससे पिछली गलती है। 35 साल तो आप रहे हैं, आपने हुकूमत की है, दोनों खानदानों ने मिलकर कुछ 40 साल लगाए हैं। हमें डिक्टेटरशिप आती थी, वो हमेशा मुल्क को ऊपर लेके जाते हैं, और ऊपर ले जाने के बाद जमहूरियत आ जाती है। हमारी जमहूरियत का अलमबरदार आते हैं जब, और जमहूरियत हमें ले उड़ती है। फिर आती है डिक्टेटरशिप, फिर थोड़ी सी इकानमी ऊपर, अच्छे हालात, ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि 2000 या नून लीग ये कहती है कि डॉलर्स आते रहे जी डिक्टेटरशिप की। परवेज मुशर्रफ के दौर में देखें, डॉलर्स आते रहे हैं अमेरिका की तरफ से, तो वो परवेज मुशर्रफ को सिर्फ नहीं आते रहे। 2010 से 2018 है, 2018 में जाके US एड बंद हुई। जो हमारी आखिरी एड आने वाली थी US की 300 मिलियन डॉलर्स की, वो जाके बंद हुई। उससे आखिरी एड आई थी 800 मिलियन डॉलर्स की। यानी हर साल हमें 2018 तक $1 बिलियन दिया जाता था। 2001 से लेके 2018 तक हमें $32 बिलियन दिया गया। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि 2018 में जो गवर्नमेंट, 2019 में जो गवर्नमेंट आई तहरीक इंसाफ की, वो पहली गवर्नमेंट थी इस पूरे के पूरे टाइम लाइन में जो बगैर अमेरिका के एड के चल रही थी। तो इमरान खान साहब ने भी बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लगाए, डैम्स लगाए, ये वो अच्छी काम किए। लेकिन साथ में उन्होंने बहुत बुरे काम भी किए जिनको ना हम डिफेंड कर सकते हैं, ना हम उनके बारे में बोल सकते हैं। कुछ ऐसी नादानियां की हैं उन्होंने, चाहे उनका कैरेक्टर जैसा भी हो। अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए 90 दिनों के अंदर, अवाम जिसको वोट देती है वो 2 असम्बलियां भर जाए। जब ये नेशनल असम्बली खत्म हो, इसके अंदर जब वोटिंग हो, जिसको अवाम देगी वोट, जमहूरियत इसी का नाम है। और अगर ये अपने बाप का मुल्क समझ के ऊपर बैठना चाहते हैं तो फिर ये जमहूरियत नहीं है और ना ये डिक्टेटरशिप है। क्योंकि डिक्टेटरशिप में कम से कम हमने जो पिछली डिक्टेटरशिप के बारे में हमने पढ़ा है, वहां पे मुल्क इस तरह सफर नहीं कर रहा था। हमेशा मुल्क के हालात अच्छे होते थे, अवाम के ऊपर मुसीबत जरूर होती थी कि वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन अवाम के हालात ये नहीं होते थे कि कहीं आटा खत्म हो रहा है तो कहीं चीनी खत्म हो रही है। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर जमहूरियत होने के बावजूद कोई डिक्टेटरशिप से भी बुरे हालात हुए पड़े हैं। उम्मीद करता हूं आप में से इसमें से कुछ बात आप
کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.